नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम नीखरा लॉ पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम न्यूज सुपरफास्ट अपनी सीरीज चला रहे हैं, किन्हीं कारणवश हम इस सीरीज को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहे, लेकिन हम इसको पुनः फिर से प्रारंभ करते हैं। तो आज हमारी पहली खबर है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन बैक, ये एक शब्द है जिसको 1860 के दशक में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस शब्द का प्रयोग यूएस पेपर डॉलर के लिए किया जाता है। इस पेपर डॉलर के लिए मतलब यहां यह कहें कि अमेरिकी जो डॉलर है उस पेपर के लिए इस शब्द का यूज किया जाता है, ग्रीन बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी उत्पत्ति 1860 के दशक में हुई, और ये इसकी उत्पत्ति तब हुई जब इस डॉलर की छपाई या कहें उसकी स्याही में ग्रीन स्याही का यूज किया जाने लगा, तब इसको हमने ग्रीन बैक नाम दिया है। साथ ही यदि अगर आप देखें तो इसको डिमांड नोट भी कहा जाता है, ग्रीन बैक को डिमांड नोट भी कहा जाता है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन बैक क्या है, इसको पहले क्या कहा जाता था, तो इसको डिमांड नोट भी कहा जाता था। साथ ही अगर हम 1861-62 की बात करें तो उस समय सरकारी खर्चों के लिए तथा वेतन, लोगों जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के लिए इस डिमांड नोट का भी प्रयोग किया जाता था। यदि अगर हम आगे की चर्चा करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर की यदि हम 70 के दशक के समय देखें तो इसकी भागीदारी या हिस्सेदारी 80% हुआ करती थी, जो 2022 तक आते आते 60% हो गई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 70 के दशक से लेकर 2022 तक डॉलर की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है, और यह कमी कितनी हो गई है? लगभग 60%। अगली हमारी खबर है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस योजना को वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रारंभ किया गया था, और मार्च 2023 में इसने अपने दूसरे चरण को पूर्ण कर लिया है। यदि हम इस योजना के बारे में या इस योजना के तीसरे चरण के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो हम यह कह सकते हैं कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए लगभग 10 लाख रुपए का जो पैकेज होता है उसमें सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी इस तीसरे चरण में। यदि हम थैलेसीमिया जो रोग है उसके बारे में बात करें तो यह एक प्रकार का वंशानुगत रक्त संबंधी विकार है। इसमें व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य स्तर से कम हो जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि उसके शरीर में, जिसको भी यह बीमारी होती है, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यहां हम कह सकते हैं कि उसकी कमी दर्ज की जाती है। तो इस योजना के तहत उस व्यक्ति में यदि ट्रांसप्लांट किया जाता है स्टेम सेल का, तो उस स्टेम सेल के ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए के पैकेज की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। अगली हमारी खबर है कि हाल ही में कनाडा के ओटावा में व्यापार और निवेश पर भारत कनाडा मंत्री स्तरीय बैठक, 6वीं बैठक का आयोजन किया गया है। इस वार्ता में दोनों देशों के मंत्रियों ने, जो व्यापार से संबंधित जो मंत्री थे, उन्होंने भारत कनाडा सीईपीए की समीक्षा की है। आखिर ये सीईपीए क्या है? तो अगर हम सीईपीए की बात करें तो यह एक प्रकार का व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है। यह दोनों देशों के मध्य हुआ है। यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है। मुक्त व्यापार समझौता का मतलब यह है कि जिन भी दो देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता होता है, उन देशों के मध्य आयात या निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का टैक्स या ये कहें ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, वहां से फ्री ट्रेड किया जाता है। यह फ्री ट्रेड इसलिए किया जाता है कि दोनों देशों के मध्य आयात निर्यात को बढ़ाया जा सके। साथ ही इसमें सेवाओं और निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर भी बातचीत करना इस समझौते में शामिल है। तो यह पूछा जा सकता है कि 6वीं बैठक कहां हुई? भारत कनाडा की। तो मंत्री स्तरीय बैठक कनाडा के ओटावा में आयोजित की गई है। अगली हमारी खबर है कि हाल ही में प्रसार भारती ने एक आदेश में कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो
को अब आकाशवाणी कहा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सार्वजनिक प्रसारण के लिए सरकारी एक रेडियो चैनल है जिसको ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता है, अब इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया है। यह नाम का परिवर्तन हमारे औपनिवेशिक काल से जो चला आ रहा एक शब्द है या ये कहें एक परिपाटी है, उसको परिवर्तित करने का एक उद्देश्य यहां आपको आकाशवाणी शब्द में देख सकता है। यह कदम संसद द्वारा पारित प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत किया गया है। साथ ही इस अधिनियम को यदि हम देखें कब लागू किया गया, तो इस अधिनियम को 15 नवंबर 1997 को लागू किया गया था। अगली हमारी खबर है कि हाल ही में जर्मनी के बर्लिन में यूएनएफसीसी के कोप 28, ये गलत लिखा हुआ है, कोप 28 में जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग डायलॉग आयोजित किया गया है। इस डायलॉग की शुरुआत वर्ष 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के द्वारा की गई थी। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीटर्सबर्ग डायलॉग की शुरुआत कब की गई, तो वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत जर्मनी की पूर्व चांसलर, उस समय की तत्कालीन चांसलर रही हैं एंजेला मर्केल, जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगली हमारी खबर है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के द्वारा राजस्थान के नागौर में लिथियम के भंडार का पता चला है। यहां यह शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नागौर। हमें आप कमेंट्स बॉक्स में यह लिख के बताइए कि नागौर किस चीज के लिए और प्रचलित है। थोड़ा सा यदि मैं आपको हिंट दूं तो आप पंचायत स्तर पर जाकर अगर इसको सोचें तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि नागौर क्यों चर्चा में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा राजस्थान के नागौर में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। यदि इस भंडार से पहले देखें तो फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में भारत का पहला रिजर्व लिथियम या ये कहें कि लिथियम रिजर्व का पता लगाया गया था। लेकिन हम इससे ये नहीं कह सकते कि भारत से आयात में इसमें कमी आएगी, अभी कमी नहीं आएगी। कारण यह है कि अभी यह खोजा गया है, इस पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान होंगे, उसके बाद ही हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि हम यहां बात करें कि लिथियम, तो लिथियम एक प्रकार की विश्व की सबसे हल्की तथा नरम धातु है। साथ ही इसे अब सफेद सोना भी कहा जाता है। सफेद सोना कहने का आशय यह है कि वर्तमान समय में जैसे कि विश्व नवीकरणीय ऊर्जा या यह कहें कि सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, या यह कहें कि लिथियम बैटरी जो हमारी जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं तो उनके लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप, साथ ही इलेक्ट्रिक बसेस, इनमें लिथियम बैटरी का यूज किया जाता है। तो लिथियम बैटरी की डिमांड, मांग दिन प्रतिदिन वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसे हम सफेद सोना भी कह सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि इसका प्रयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। यदि हम वैश्विक स्तर पर इसके सर्वाधिक भंडार देखें तो क्रमशः आपको मिलेगा चिली, ऑस्ट्रेलिया तथा अर्जेंटीना। यहां पर आपको वैश्विक स्तर पर इस लिथियम के भंडार देखने को मिल सकते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो हम यहां देखते हैं कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 50% लिथियम का आयात चाइना से करता है। इस भंडार से हम अपने आयात में, भविष्य में हम अपने लिथियम के आयात में कमी कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।